अपन जब तक एक बार टेस्ट को पूरा समझ लेते हैं कि टेस्ट में क्या किया था। ठीक है, चलिए तो एक बार अपन टेस्ट पर आ जाते हैं जल्दी से फास्ट। कैसा टेस्ट था? जब तक टेस्ट का सब नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट 5 रैंक्स आ रही हैं, तब तक अपन एक बार काम करते हैं। एक बार ये देख लेते हैं कि इस टेस्ट में किसने क्या रहा। तो आज का जो टेस्ट था वो वर्क पावर एनर्जी क्लास 11, उसको देख लेते हैं क्या टेस्ट में नंबर आए हैं, कैसे नंबर किसने किए हैं, वो एक बार अपन समझ लेते हैं। तो लेट अस कम टू द लाइव टेस्ट। चलिए, तो जो टेस्ट का अपडेशन है वो मैं समझा रहा हूँ आपको क्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। बॉडी जो है वो 10 मीटर जा रही है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 10 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 25 जूल्स, व्हाट इज द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन। अब देखो यार, सिंपल सी बात थी, समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ देखो, आपको वर्क डन दिया हुआ है, अगर अपन देख रहे हैं तो हमारे को जो दिया हुआ है वो वर्क डन दिया हुआ है। तो वर्क डन जो होता है वो एफ एस कॉस थीटा होता है, आप ऐसे लगाते हैं यार, ऐसे समझो। अब वर्क डन 25 है, फोर्स 10 है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 है। देखो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 10 है यार, कॉस थीटा। तो यहाँ से नीचे ले जाओ तो कॉस थीटा 1/4 आ रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू 1/4 आ रही है, और कॉस थीटा अगर 1/4 आ रहा है तो थीटा कॉस इनवर्स 4 हुआ। अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो थीटा कितना हुआ यार, कॉस इनवर्स 4 हुआ। अब ऐसा कोई आंसर नहीं था 0, 30, 60, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट का आंसर आ जाता नन ऑफ दीज। इस तरह से सॉल्व करना था पहला क्वेश्चन, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, एक एक समझते जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं साहब। तो जब अपन क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज एफ डी एस। बात समझो, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था एफ डी एस क्या है। तो एफ इंटू डी एस मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो अपन जानते ही हैं यार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो हमें सबको पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्क है, तो इसमें ऐसी कोई बात समझने के लिए थी नहीं यार, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वर्क होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 था, ये फिगर दिया था, अगर आप देखोगे तो हमें ये फिगर दिया हुआ था, फोर्स और पोजीशन में दिया है, वर्क पूछा है। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा था इस केस में जब भी वर्क निकालेंगे एरिया अंडर कर्व होगा। तो जब मैं एरिया अंडर कर्व की बात करूंगा तो इसका एरिया निकाल लो, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 10, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका एरिया निकालो लेंथ इंटू ब्रेड से, तो 1 इंटू 10 10 आ जाएगा। इसका एरिया निकालो 1 इंटू 5 5 आ जाएगा। इसका एरिया निकालो तो कितना आएगा 5 आएगा। इसका एरिया निकालो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट से निकालोगे तो हाफ बेस 1 होगा और हाइट जो है वो 10 होगी, तो ये 5 आ जाएगा। अब इसके आगे नहीं जाना है। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे, कुछ बच्चों को कह रहे हैं सर ये क्यों नहीं ले रहे, उसमें क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर तक जाना है, केवल 1 मीटर से 5 मीटर तक जाना था। तो ये 5 मीटर यहाँ तक है, इसके आगे नहीं जाना। तो वर्क डन टोटल हो जाएगा 5 ये प्लस 10 ये प्लस 5 ये, नीचे वाला -5 लेते हैं, मैंने बताया था, ऊपर वाला 5। तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो वर्क डन आ रहा है 20 जूल्स। 20 जूल अभी लिस्ट आ रही है मेरे पास पूरी, वो दिमाग लगाते जाओ कि कैसे क्वेश्चंस को करना होगा। तो करेक्ट आंसर आ गया 20 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें पूछा था हमसे, दो बॉडीज हैं जिसका मास m और 4m है, एक का मास m है दूसरे का 4m है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मोमेंटम का रेशो चाहिए। अब आपको मोमेंटम का रेशो चाहिए तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको मालूम है P इज इक्वल टू अंडर रूट 2 m ही होता है।
तो अगर अपन यहाँ से निकालें P1 अपॉन P2 तो ये हो जाएगा √2 M1E1 अपॉन √2 M2E2। ऐसे करना पड़ेगा यार, √2 M1E1 अपॉन √2 M2E2। अब यहाँ से देखो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर में आ जाएगा M1 अपॉन M2 और E1 अपॉन E2। मेरी बात समझो, पूरा अंडर हो जाएगा। ये मालूम है ना, √a अपॉन √b, ये अपन को सबको मालूम है √a अपॉन b होता है, ऐसा अपन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये आ जाएगा यार, और जब इस तरह से ये आ जाएगा और इस तरह से आप इसको कर लोगे तो देखो ये E1 और E2 कैंसिल हो जाएंगे। कोई पूछेगा क्यों कैंसिल हो गए, इसलिए क्योंकि इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से P1 अपॉन P2 आया √M1 अपॉन M2, और M1 की वैल्यू देखो कितनी दी है, M1 की वैल्यू M है और इसकी वैल्यू कितनी है 4M, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 4 का √2 होता है, तो आंसर 1:2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1:2। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये सब बातें आपके दिमाग में घुस रही होंगी, ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय लिखा था 20%, डिक्रीज है, देखना पढ़ना, डिक्रीज बाय 20%, मतलब इनिशियल मोमेंटम को अगर हम P मान रहे हैं तो फाइनल मोमेंटम होगा P - 20 अपॉन 100P। पिछले जो अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें प्लस किया था, यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस इसलिए कर रहे हैं डिक्रीज लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो P - P अपॉन 5, एलसीएम कितना आएगा 5, 5P - 4P, 4P अपॉन 5, तो फाइनल मोमेंटम आया 4P अपॉन 5 और इनिशियल मोमेंटम आया P। बात समझ रहे हैं, ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि डिक्रीज हो गया 20%। देन काइनेटिक एनर्जी, अब आपको परसेंटेज चेंज चाहिए, तो परसेंटेज चेंज होना बताया था फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, ऐसा ही होगा। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, देखो काइनेटिक एनर्जी होती है E = P² अपॉन 2m, ये बताया था काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगाओ, E = P² अपॉन 2m। तो E1 होगा, E1 तो वही होगा P² अपॉन 2m, और E2 जो होगा, E2 P की जगह आएगा 4P अपॉन 5, तो 4P अपॉन 5 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा 2m, तो ये आ जाएगा 16P² अपॉन 25 और ये 2m आएगा। ये आएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बात को समझना यार, 16P² अपॉन 2m इंटू 25, समझे। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 2 हो गई, अगर आप देख रहे हो 16P² अपॉन 25 इंटू 2m। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई P² अपॉन 2m और नीचे भी आ गई P² अपॉन 2m इंटू 100। अब यहाँ से P² अपॉन 2m कॉमन ले लो, तो जब यहाँ से P² अपॉन 2m कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 16 अपॉन 25 -1 अपॉन P² अपॉन 2m इंटू 100, ऐसा बचेगा यार, है ना। और यहाँ से P² अपॉन 2m कट जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा, तो ये 16 - 25 इंटू 100 आ रहा होगा, 25 इंटू 4, और 16 - 25 कितने होते हैं -9, तो -36 आ गया। अब आप याद करो मेरी चीज, मैंने क्या कहा था, माइनस आता है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, माइनस आता है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी 36%। वो माइनस साइन शो करता है कि वो डिक्रीज हो रहा है, वो माइनस साइन बताता है कि वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा -36%। ये सब बातें आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए, तो हमारा आंसर आ रहा है -36%। क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक ये बातें सब समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर है ये। चलो, तो इसका आंसर हो गया 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साहब, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था दो बॉडीज हैं और उनका जो मास है स्मॉल m और कैपिटल M है, एक का स्मॉल m और एक का कैपिटल M है। सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी, बड़ा M ज़्यादा है। PA and PV are their momentums, PA और PV momentums है। Then which of the following statement is true?
तो अपन को पहले मोमेंटम का रिलेशन चाहिए काइनेटिक एनर्जी से। तो सभी को मालूम है P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m, ये जानते हैं P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m। अब मेरी बात को समझो, काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी इस एनर्जी का कोई फंक्शन नहीं है, इस एनर्जी का फंक्शन, और 2 नंबर है, तो यहां से मिला P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m। तो जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, मोमेंटम उसका ज्यादा होगा। अब मास देखो किसका ज्यादा है, ए एंड बी, बड़ा एम किसका मास है, बी का, तो पी का मोमेंटम, बी का मोमेंटम ज्यादा होगा ए के मोमेंटम से। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब मास किसका ज्यादा है, मास किसका ज्यादा, बी का मास ज्यादा है, तो बी का मास ज्यादा है तो बी का मोमेंटम ज्यादा होगा ए से, तो पी ए इज इक्वल टू पी भी नहीं होगा, पी ए नहीं, तो पी ए इज लेस देन, हाँ ये आंसर हो जाएगा कि बी का मोमेंटम ज्यादा होगा किसके मोमेंटम से, ए के मोमेंटम से। और मुझे लग रहा है ये बात आपको सबको समझ में भी आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझो, जैसे हर चीज अपन आगे से जितना पढ़ा है ना वो सब सही कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑड आउट, विच इज ऑड आउट, मतलब इनमें कौन सा ऑड आउट है। अब देखो ऑड आउट कैसे सोचेंगे, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क। अब आप समझो ये हैं तो सब अलग अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, मोमेंटम अलग चीज है, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है, वेक्टर अलग, टॉर्क अलग चीज है। अब ये स्केलर वेक्टर पे डिसाइड करना था, नया क्वेश्चन था। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, मोमेंटम भी वेक्टर होता है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, दुनिया की कोई भी एनर्जी वर्क स्केलर होता है, और टॉर्क भी वेक्टर होता है। तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ, ऑड वन आउट हुआ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि यही स्केलर है, बाकी सारे के सारे वेक्टर हैं। तो आपसे पूछा था विच इज ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट हो गया ये, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डायमेंशन चल भी रहा है शाम के बैच में और इसमें डायमेंशन ही पूछा है। आपसे पूछा गया है डायमेंशनल फॉर्मूला, एक मिनट रुक जाओ, आपसे भी पूछा गया है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ए बी सी डी ऑप्शंस थे, आपसे ऐसा पूछ लिया कि के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू तो वर्क है। अब आप मुझे बताओ वर्क क्या होगा, m1 L2 T-2 वर्क, वर्क का डायमेंशन सबको आता है, हाफ नंबर इसका तो होगा नहीं। के पूछा और x क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस L स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि L स्क्वायर है। तो अब यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी, m1L2 T-2 और नीचे L स्क्वायर, ये L स्क्वायर कट जाएगा, तो अपना डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m1L0 T-2। तो आंसर आ गया m1L0 T-2, ये आंसर है ए, यही आंसर सही था, m1L0 T-। डायमेंशन से मुझे याद आया कि मैंने एक डायमेंशन की शीट भेजी है अभी सब बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप देखेंगे तो मैंने डायमेंशन की एक शीट भेजी है। उस डायमेंशन की शीट को आपको सबको करना है, और मैं अभी आज बैच के में एंड में बताऊंगा कि वो डायमेंशन की शीट कब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं आज अभी बात करूंगा कि डायमेंशन शीट में कब डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन है, ये कई सारे बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक क्वेश्चन में कई सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। शिवानी दागड़ कह रही है वॉइस नहीं आ रही, क्यों बच्चों वॉइस नहीं आ रही है क्या, जरा चेक करो वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। तो वॉइस तो बढ़िया आ रही है शिवानी बेटा, चेक योर साइड, चेक योर साइड। वॉइस बहुत बढ़िया जा रही है, सब आ रही है। चलो अब आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, मेरी बात को समझो, जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जाती है अलोंग ए सर्कल, तो जब सर्कल के अलोंग जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए फोर्स होता है सेंटर की तरफ, और जो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट होता है वो टेंजेंट की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, और एंगल जब 90 डिग्री हो जाता है तो वर्क डन जो है वो 0 हो जाता है। एंगल जब 90 डिग्री हो जाता है तो वर्क डन जो है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर नो वर्क इज डन, ये आंसर हो जाएगा, वर्क डन इज 0, इसमें ऐसी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ बॉडी कांस्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, बॉडी जो है वाई डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, बॉडी को जाने दो वाई डायरेक्शन में,
और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इतना, फोर्स लग रहा है इतना। वेक्टर का क्वेश्चन है ये, नए बच्चों को नहीं आएगा, पुराने वाले बच्चों को करना था, वेक्टर का क्वेश्चन था। और डिस्टेंस हो रहा है 10J, तो वर्क का फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जिन बच्चों ने अभी ये नहीं पढ़ा उनको नहीं आएगा, उनको सिखाएंगे। अब फोर्स है -2I प्लस 15J और +6K डॉट डॉट। अब डिस्प्लेसमेंट है 10J, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10J, तो ये हो जाएगा I डॉट जे, I डॉट जे तो 0 होगा, J डॉट जे 150 आ रहा होगा आंसर, तो 150 जूल्स इज द कमिंग आंसर। बाकी सब 0 हो जाते हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको ये नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, जिसका आंसर हो गया 150 जूल्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 150 जूल्स। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, यूनिफॉर्म फोर्स। ये भी नए बच्चों को नहीं आएगा, ध्यान रखना। अभी जिन्होंने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है उनके लिए नहीं है, उनके 4 नंबर कम हो गए जिन्होंने वेक्टर्स। नए वाले ग्रुप का बैड टेस्ट अब 20 नंबर का नहीं बचा, नए वाले का भी 2 कम हो गए हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन बचेगा। ये फोर्स है, 2 किलो का मास है और डिस्प्लेसमेंट इतना है और इतने से इतना चला गया, तो वर्क डन। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब तुम कहोगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मेरी बात समझो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन कितनी है, ये फाइनल है 4I प्लस 3J प्लस के, नहीं माइनस के, 4I प्लस 3J माइनस के, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है 3I प्लस J। तो ये हो गया 4I में से 3I गए, I बचा, 3J में से J गए तो प्लस 2J बचा और माइनस की। ये तो आपका आया डिस्प्लेसमेंट, मेरी बात को समझना, ये चीज आपकी आई डिस्प्लेसमेंट आया। ये क्या चीज आ गई, डिस्प्लेसमेंट। अब आपको वर्क चाहिए, तो वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 3I प्लस J, फोर्स कितना है 3I प्लस J डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है I प्लस 2J माइनस के, ये है। अब I का I से 3I I हो गया, J का J से +2 हो गया, तो आंसर आ गया 5 जूल्स। तो आंसर कितना आ गया 5 जूल्स आ गया। तो कुछ गड़बड़ कैसे हो गई ये रुको समझने दो। फोर्स था 3I प्लस J, है ना, मास था, डिस्प्लेस था, तो फोर्स F डॉट S। फाइनल पोजीशन कितनी थी 4I प्लस 3J माइनस के और माइनस 2I प्लस के। ओके, ये मैंने गलत लिख दिया, इनिशियल पोजीशन गलत हो गई है, ये गलत हो गया, रुक जाओ, एक्चुअल में गड़बड़ हो गई। फाइनल पोजीशन तो मैंने सही लिखी थी 4I प्लस 3J माइनस के, इनिशियल पोजीशन मैंने इसको लिख दिया था, ये है 2I प्लस के, 2I प्लस के, सॉरी बच्चों। तो ये हो जाएगा 4I में से गए तो 2I बचा और 3J तो J तो है ही नहीं, तो प्लस 3J बचेगा और K होगा माइनस के और माइनस के -2 की, ये आया, ठीक है। अब अपन जब निकालेंगे इसमें तो वर्क डन अब लगाओगे F डॉट एस होगा, F डॉट एस लगाओगे ना। अब F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू रख दो कितनी है 3I प्लस J डॉट S की वैल्यू रख दो 2I प्लस 3J माइनस 2 के। अब I डॉट I1 तो 3 इंटू 2 6 हो गया I डॉट I, और J डॉट J तो 3 इंटू दिस प्लस 3 हो गया, तो 6 प्लस 3 कितने हो गए 9 हो गए, बाकी तो है ही नहीं, तो 9 जूल्स आ रहा होगा। तो वर्क डन की हेडिंग आ गई 9 जूल्स, तो ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन इज 9 जूल्स, इस तरह से आएगा। पहले मैंने वो गलत कर दिया था, तो इस तरह से 9 जूल्स आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा इस तरह के टेस्टों से कि हम कुछ सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। फोर्स F इज एक्टिंग, ये दिया है फोर्स F एक्ट कर रहा हो रहा है। अब आपसे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 6 तक क्या पूछा है, इसमें वर्क पूछा है। तो एरिया अंडर कर्व निकाल लो, तो वर्क तो निकालना बहुत आसान है, एरिया अंडर कर्व निकाल लो। एरिया अंडर कर्व, इसका एरिया क्या आएगा दिस 3 इंटू 3, 9 आ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड, ये लेंथ तो गई, और इसका एरिया क्या आएगा हाफ बेस, बेस कितना होगा 6 माइनस 3, देखो यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, और हाइट कितनी है 3 है, 9/2 4.5, 9 प्लस 4.5 13.5 हो गया। टोटल कर लोगे तो 9 प्लस 4.5 13.5 जूल्स आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को निपटाना था। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक की क्लियर बात हो गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आओ जल्दी से 13 नंबर। काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, मास दिया है और मोमेंटम दिया है और एनर्जी पूछी है, तो P²/2m वाला फॉर्मूला लगेगा। P²/2m, P कितना है, P कितना है 2 दिया है,
2m इंटू 2, तो 4 हो गया, 1 आ रहा है 1, तो आंसर इज 1 जूल, 1 जूल आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। पी स्क्वायर अपॉन 2m से निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 जूल। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, आपको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मास 10 ग्राम एंड 40 ग्राम, एक का मास 10 सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, तो देखो P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m ही होता है, मेरी बात समझो। तो P1 अपॉन P2 जब निकालोगे, P1 अपॉन P2 ये हो जाएगा अंडर रूट 2 M1 M2 E1 E2। अब जो यहां से कटेगा, जो यहां से कट रहा है वो बात समझो, वो कटेगा 2 कट जाएगा और E1, ये क्यों कट गया, इसलिए कट गया एनर्जी सेम है। अब पहले का मास 10 ग्राम में रहने दो, 10 है, और दूसरे का मास कितना है 40, 1:4, 1:2 आ गया आंसर, 1:2, क्योंकि ये 0 0 कट जाएगा और 0 0 कट जाएगा तो 1:4, 1:2 बचेगा, तो ये आज आंसर आ जाएगा 1:2। इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बात समझ में आ गई। अब आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी सवाल था, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन बाय फोर्स ऑफ 50 kg, मास दिया है, in order to accelerate from rest initial velocity 0, फाइनल वेलोसिटी, तो देखो पहले तो लगाओ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, 20 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, रेस्ट लिखा है 2। एक्सक्लेरेशन कैसे निकलेगा, हाउ मच वर्क डन बी फोर्स ऑफ 50 kg, एक्स 50 kg और मास दिया है ये तो एक्सेलरेशन नहीं पता, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन, नहीं इससे नहीं निकल रहा। एक काम करो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ये लगाओ यार। वर्क डन आपको याद है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। अब हाफ m कॉमन ले लो, इससे हो जाएगा, और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हाफ। मास कितना दिया है 50, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये आंसर आ जाएगा 25 इंटू 400, ये 25 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। 25 इंटू 400 कर लो तो 25 इंटू 400, और जो 10,000 आ रहा है तो 10,000 का मतलब हो गया 10 की पावर 4 जूल्स, 10 की पावर 4 जूल्स, तो करेक्ट आंसर आ गया 10 की पावर 4 जूल्स आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब मुझे बताओ, क्या इस तरह के जो शॉर्ट टेस्ट है, ईमानदारी से बताना, जैसे अपन पढ़ रहे थे, और ऐसे शॉर्ट टेस्टों से मेरा मानना है कि बहुत बेनिफिट होना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों की क्या विचार है इस पर, जल्दी से मुझे बताइए। क्या इस तरह के टेस्ट से फ़ायदा हो रहा है? जल्दी से 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ, क्या इस तरह के टेस्ट लेते रहने चाहिए? क्या इस तरह के टेस्ट से फ़ायदा होता है? जल्दी से चेक करके बताएं, फास्ट, जल्दी, फटाफट चेक करो और आंसर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट, जल्दी। अब अपन आगे वाले टॉपिक पर आएंगे, जल्दी से, फटाफट, 1 मिनट ले लिए, जल्दी करिए। क्लियर है? चेक कर लेते हैं, क्या बोल रहे हो तुम लोग, क्या क्या आपने मैसेज कर दिए मुझे। अनुषा उपाध्याय कह रही है सर टेस्ट रोज होने चाहिए। बेटा रोज तो नहीं, लेकिन हाँ वीक में 2 होने चाहिए। रोज तो संभव नहीं है, लेकिन वीक में 2 होने चाहिए।
रोज टेस्ट लोगे तो हो गया काम, 2 होने चाहिए। वेरी गुड। अब आओ हेडिंग डालते हैं। संदीप शर्मा कह रहा है रेगुलर बैच का टाइम कम हो जाता है। संदीप रेगुलर बैच का टाइम तो वैसे ही हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। रेगुलर बैच का वैसे टाइम होता है 1.5 घंटे, लेकिन आप देख रहे होगे कि हम 2 घंटे से ज़्यादा लेते हैं। तो रेगुलर बैच की आप चिंता नहीं करो, संडे को भी ले लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें संदीप बेटा, हमें बहुत चिंता है आप लोगों की। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल चिंता ना करें कि सर वो रेगुलर टेस्ट का कम, कुछ नहीं, वो हम सब मैनेज कर लेंगे, आप उसकी चिंता नहीं करें। इससे शॉर्ट रिवीजन हो जाता है, इससे फ़ायदा होता है, अपन सब करेंगे। जो जो अच्छी चीज़ें होंगी वो सब करेंगे। आज की हेडिंग डालो फटाफट, पोटेंशियल एनर्जी। आज की हमारी हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी। तो फटाफट हेडिंग डाल दो, पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने पढ़ी काइनेटिक एनर्जी, अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो फटाफट हेडिंग डाल दो, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज क्या होती है, इसको समझना है, ये जल्दी समझो। अभी 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 बेटा मार्क्स की लिस्ट में डिस्कस करूंगा, टॉप 5 टॉप 10 की लिस्ट में अभी आएगी, थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी जरा मैं पढ़ा लूँ थोड़ी देर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो जब मैंने आपसे काइनेटिक एनर्जी की बात की थी तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जब बॉडी चलती है उसके कारण एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है बॉडी की पोजीशन के कारण एनर्जी। बॉडी की पोजीशन के कारण एनर्जी। बॉडी की किसके कारण एनर्जी, पोजीशन के कारण। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर पोजीशन के कारण एनर्जी कैसे हो सकती है, आपके मन में सवाल आता होगा कि सर जो पोजीशन है उसके कारण एनर्जी कैसे हो सकती है। मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं। आप मुझे बताओ, घर में जो वाटर टैंक होता है वो छत पर होता है। सभी लोगों के यहाँ घर में जो पानी की टंकी है वो कहाँ होती है, ऊपर होती है। अब 1 मिनट के लिए सोचो, ऊपर से पानी की टंकी का पानी फैल रहा है, नीचे आ रहा है, और आप नीचे खड़े हो और पानी आपके ऊपर गिर रहा है और लगातार गिर रहा है, तो आप उस पानी को सहन कर पाओगे कि अगर वो बहुत देर होगा, हमारे बहुत ज़्यादा लगेगी। मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर मान लो यहाँ ये बच्चा खड़ा है बेचारा, और इस बच्चे के ऊपर ऊपर से लगातार इस टंकी में से पानी का वेव गिर रही है, ये पानी इसके ऊपर गिर रहा है, तो इसके लगेगी क्या नहीं लगेगी, लगेगी ना यार। ये पानी इसके ऊपर लगातार गिर रहा है, यानी उस पानी में कुछ था और इस लड़के के सिर को ट्रांसफर कर दिया। उस पानी में कुछ था, उस पानी में जो कुछ था वो इस लड़के के सिर में ट्रांसफर हो गया, यानी पानी में जो कुछ था इस लड़के को दे दिया। और पानी में क्या था, एनर्जी था। तो जब भी कोई चीज कुछ हाइट पर होती है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और बचपन से आपने सुना होगा mgh इसका फॉर्मूला होता है, वो उसको बस पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं, लेकिन वो मैं कहूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको और अभी स्पेसिफाई करता हूं कुछ चीज़ों से, तो वहां से आपको और समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अभी आपको और दिमाग और समझ में आएगा। बोर्ड पर देखो कैसे समझ में आता है, वो मैं समझा रहा हूं, देखिए। एक मिनट रुकिए। ये देखिए फटाफट, अगर इस टंकी में पानी भरा है, वाटर टैंक है, तो ये हाइट पर क्यों बनाए जाते हैं। इसमें क्या पानी अपने आप पहुंच जाता है, नीचे से मशीन चलती है, मोटर चलती है, तब पानी पहुंचता है। तो ऊपर पानी पहुंचाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। ऊपर पानी पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क स्टोर हो जाता है इसमें, और ये कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक एनर्जी और होती है स्प्रिंग के कारण। बोर्ड पर देखो, स्प्रिंग के कारण। ये देखिए, ये जो स्प्रिंग है,
जब अपन स्प्रिंग को खींचते हैं ऐसे, देखो ये स्प्रिंग खींच रही है, स्प्रिंग को जब अपन एक्सटेंड करते हैं तो इसके अंदर एक दूसरी एनर्जी होती है। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग की एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते जाइए? स्प्रिंग की एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग एनर्जी। बोलो, ठीक है? इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं कौन सी एनर्जी? स्प्रिंग एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ये लिखो बराबर, पहली लाइन लिखो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, पहली लाइन लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी, ये लाइन लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी by virtue of its पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। बात समझ गए? तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। और लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती हैं। पहला लिखो, पहली एनर्जी लिखे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पहला लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहला नाम लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहला लिखो ग्रेविटेशनल, यही नाम लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली एनर्जी का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली जो एनर्जी होगी उसका नाम मैंने बताया आपको ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहली एनर्जी का नाम लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी एनर्जी का नाम लिखो फटाफट जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, ये दोनों अपन को आज पढ़नी है। पहली कौन सी है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन जो सबसे पहली हेडिंग डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग डाल दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बोर्ड पर समझने की कोशिश करना, समझा रहा हूं पहले। ये एक सरफेस है, बोर्ड पर देखना, ये एक सरफेस रखा हुआ है, यहां पर एक बॉडी रखी है मास m की, यहाँ पर एक बॉडी रखी है कितने मास की? m मास की। ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक बॉडी रखी है मास m की। बोर्ड पर देखें यार, एक सरफेस है, इस बॉडी पर बॉडी रखी है मास m की। इसको हमें ऊपर ले जाना है हाइट h तक, हाइट h तक इसको ऊपर ले जाना है। क्या ये अपने आप ऊपर चली जाएगी? अपने आप से पूछो, क्या ये अपने आप ऊपर चली जाएगी? आंसर है अपने आप तो नहीं जाएगी, हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क करूंगा इस बॉडी को ऊपर ले जाने में, लिखाऊंगा अभी समझा रहा हूं, जितना वर्क करूंगा इस बॉडी को ऊपर ले जाने में, वो स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में और उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी, भाई वर्क डन अगेंस्ट क्या होगा? ग्रेविटी। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मास कितना है? एम। में नीचे इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, इसको यहाँ ले जाना है, तो मुझे बताओ इस बॉडी को अगर मुझे मास एम को यहाँ ले जाना है तो फोर्स क्या होगा? एम जी लगेगा यार, एम जी। और डिस्प्लेसमेंट, इसको एच हाइट तक ले जाना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एच। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है एम जी एच। ये बात समझो, इसीलिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है? एम जी एच। तो लिखो लाइन नंबर 1 लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखें, इट इज डिफाइंड एज, लिखो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिखो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in taking a body, it is defined as amount of work done in taking a body to a certain height. It is defined as amount of work done in taking a body to a certain height. Amount of work done in taking a body to a certain height. इसको define करते हैं amount of work done in taking a body to a certain height. अब आप ये पूरा ड्राइव कर लो जल्दी से, फटाफट जल्दी से ड्राइव कर लो। जल्दी से।
फटाफट ड्राइव कर लीजिए। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडी टू ए सर्टेन हाइट, फटाफट ड्राइव करिए। चलिए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा बॉडी को ऊपर ले जाने में, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया mgh। फटाफट नोट डाउन कर लें, ठीक है। कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी एनर्जी कौन सी होती है? स्प्रिंग की एनर्जी होती है, उस पर अभी आएंगे थोड़ी देर में। पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर होता है? ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये आपको पता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये पता है कि नहीं पता? तो नोट करके लिख लो। एनर्जी कैन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आएगा, लिखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हेडिंग डालो जल्दी से। फटाफट अभी हेडिंग डालो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी ये हेडिंग डाल दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखो, ये आता है एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। According to law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed. Important है, energy can neither be created nor destroyed. तो according to law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed. अब एग्जामिनर कहेगा और बोलेगा, बार बार बोलेगा कि इसको प्रूफ चाहिए। अब इसका प्रूफ कैसे आएगा? बोर्ड पर देखो यार, बोर्ड पर ध्यान देना, पूरा ध्यान बोर्ड पर। अब देखिएगा, हमने ले लो, मान लो पहला पार्ट, इसके 3 टुकड़े कर लेते हैं। स्क्रीन के अपन 3 टुकड़े कर लेते हैं। स्क्रीन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। चलिए, 3 हिस्से स्क्रीन के हो गए। बोर्ड पर देखना यार, ये 3 अलग अलग मैंने हिस्से स्क्रीन के कर लिए हैं। पहले हिस्से में मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ। ये मान लो बॉडी जो है वो जमीन से, ये जमीन है, अर्थ है, यहाँ पर है। बॉडी जो है वो जमीन से यहाँ पर है, यहाँ पर है, एच हाइट पर है। और ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। बोर्ड पर देखना है, ठीक है। बॉडी जमीन से यहाँ पर है, पॉइंट ए है। बोर्ड पर देखिएगा, 3 हिस्से मैंने स्क्रीन के कर लिए। यहाँ पर मान लीजिए बॉडी जो है ऊपर से चली, ऊपर से चली, वही एच हाइट से चली, बीच में आ गई, यहाँ बीच में आ गई, बीच में आ गई। बात को समझने की कोशिश करिएगा। बॉडी ऊपर से चली, बोर्ड पर देखें, बॉडी एच हाइट से चली थी, बॉडी एच हाइट पर ही थी, बॉडी यहीं पर थी एच हाइट पर, और यहां से चली और बी पॉइंट पर आ गई। बोर्ड पर देखना, बी पॉइंट पर आ गई, ये बी पॉइंट है। ये बी पॉइंट जमीन से एक्स दूरी पर है, जमीन से एक्स दूरी पर है। बोर्ड पर ध्यान देना, पूरा बोर्ड को समझना। मैंने पूरी बोर्ड को 3 स्क्रीन में डिवाइड कर दिया। अब तीसरे केस में क्या हुआ? जो तीसरा केस था, ये हमारी जमीन थी, ये हमारी जमीन थी, ये बॉडी जो थी वो हमारी एच हाइट पर ही थी, बॉडी जो थी वो हमारी एच हाइट पर ही थी। बॉडी यहाँ से फॉल हुई और बॉडी जो है वो यहाँ ग्राउंड पर आ गई, जमीन पर आ गई, ये सी वाले पॉइंट पर आ गई। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मेरी बात समझना, आई हैव डिवाइडेड द स्क्रीन इनटू 3 पार्ट्स।
अगर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो जितनी एनर्जी फर्स्ट केस में ए पर है उतनी ही टोटल एनर्जी बी पर होनी चाहिए और उतनी ही टोटल एनर्जी सी पर होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, जो केस वन है, जो केस पहला है, जो फर्स्ट केस है, इसके अंदर टोटल एनर्जी मतलब दो ही होंगी, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। भाई दो ही तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी। पूछो क्यों? क्योंकि वो ऊपर रेस्ट में है पॉइंट ए पर, तो केवल कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कितनी होगी? mgh, तो इतनी होगी यार। तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर, मेरी बात को समझना, कितनी आई? mgh आ गई। तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर आ गई हमारी mgh। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टोटल एनर्जी जो आ गई ए पॉइंट पर कितनी आ गई? mgh आ गई। और ऐसा क्यों आ गई? दिख रहा है, दिख रहा है भाई कि टोटल एनर्जी जो है वो इस पर इतनी आ गई। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर रेस्ट में है बॉडी। मेरी बात समझ रहे हैं? बॉडी रेस्ट में है और बॉडी रेस्ट में है तो ऊपर से नीचे आएगी तो टोटल एनर्जी इतनी हो गई। अब इस वाले पॉइंट पर आओ, इस वाले पॉइंट पर बोर्ड पर देखना यार, इस वाले पॉइंट पर आओ। जब बॉडी बी पर आई तो यानी ऊपर से चली, कोई पूछे कितना चली, बॉडी जब बी पर आई तो ऊपर से चली, कोई पूछे कितना चली, तो मेरा मानना है वो जब बी पर आई तो वो चली h माइनस एक्स। इससे सब सहमत होंगे? मेरी बात समझो। तो जो टोटल एनर्जी होगी बी पर वो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। बोर्ड पर समझे यार? अब काइनेटिक एनर्जी तो होती है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। हाइट हमेशा जमीन से नापी जाती है। कोई पूछे हाइट हमेशा कैसे नापी जाती है? जमीन से नापी जाती है। हाइट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द ग्राउंड। तो जमीन से इसकी हाइट x है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो पक्की हो गई साहब, mgx होगी। अब हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए, यहां पर कितनी वेलोसिटी होगी बॉडी की। तो मैं वेलोसिटी निकालने के लिए, मैं वेलोसिटी समझने के लिए क्या कर रहा हूं? ये इक्वेशन लगा रहा हूं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये लगा रहा हूं। v मतलब फाइनल, जब यहां आई, v मतलब फाइनल समझना, u मतलब इनिशियल, जब यहां से चली थी, तो यहां से चली थी तो स्पीड कितनी थी? 0 थी। 2 एक्सलेरेशन कितना था? g था। कोई पूछे एक्सलेरेशन g क्यों था? क्योंकि ऊपर से, और जब ऊपर से नीचे कितना चली? h माइनस एक्स। कितना चली? h माइनस एक्स। एक मिनट, इसको जगह बना लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। कितना चली? h माइनस एक्स चली। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, v² इज इक्वल टू u², तो 0 का स्क्वायर प्लस 2g, और कितना चली? h माइनस एक्स। तो यहां से v² की वैल्यू आ गई 2g इंटू h माइनस एक्स। मतलब जब वो यहां पहुंचेगी तो v² आया 2g इंटू h माइनस एक्स। ये अपन यहां रख देते हैं, तो क्या आ गया? देखो हाफ m, और v² की अगर रख दिया 2g इंटू h माइनस एक्स, समझना, प्लस mgx। यहां से अगर अपन देख रहे हैं तो 2 कैंसिल हो गया, और ब्रैकेट अगर अपन खोल दें तो आ गया mgh माइनस mgx प्लस mgx। और आप देखोगे ये mgx जो है कैंसिल हो गए, तो टोटल एनर्जी बी पर वो आ गई mgh। तो टोटल एनर्जी बी पर कितनी आ गई? mgh। और ए पर भी टोटल एनर्जी कितनी थी? mgh। इतनी बात समझ में आ रही है? इतना दिमाग में घुस रहा है? अब अपन आ जाएं इस वाले पॉइंट पर। अब जो टोटल एनर्जी रहने वाली है सी पर, जो टोटल एनर्जी रहने वाली है सी पर, वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मान लो हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर 0 क्यों होगी? भाई 0 इसलिए होगी, जमीन पर आ गई, और जब जमीन पर आ गई तो कितनी हो गई? 0 हो गई। भाई जमीन पर आ गई तो कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये कितना हो गया यार? हाफ mv²।
अब वेलोसिटी निकालनी है, तो अब अपन ये वेलोसिटी कितनी हाइट है, कितना चली ऊपर से, h चली यार। अब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो दोबारा से वही, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी जब यहाँ पर थी तो कितनी थी, 0 थी। 2 नीचे आई तो कितना एक्सलेशन आया, g, और कितना चली, h। तो यहाँ से देखो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh। ये जो v स्क्वायर की वैल्यू आई इसमें रख दें तो क्या हो गया, हाफ m v स्क्वायर के क्या रख दोगे, 2gh। ये 2 कट जाएगा तो टोटल एनर्जी c पर जो आएगी वो कितनी आएगी, mgh। अब आप खुद ही सोचो, खुद ही दिमाग लगाओ, ए पर भी टोटल एनर्जी mgh थी, बी पर भी टोटल एनर्जी mgh थी, सी पर भी टोटल एनर्जी mgh थी। इसका मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट हो सकती और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती। तो इस तरह से हम ये चीजों को कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको समझ में आया, डेरिवेशन क्या नहीं, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन आएगा, ये आपको करना होगा। तो जल्दी से मुझे बताएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन क्लियर है क्या नहीं, फटाफट, फिर अपन इसको लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो जल्दी से पहले मुझे बताओ क्लियर है। व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं और मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं, जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ ये क्लियर है क्या। फटाफट। क्लियर हो गया। ओके, शिवानी नागड़ कह रही है अभी बेटा रिपीट तो मैं सारे कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सारे लिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको सारे लिखाने वाला हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। रुद्र बेटा तुम साउंड के बारे में क्या कह रहे हो, कुछ बच्चे साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, क्या साउंड आपको क्लियर नहीं आ रहा है क्या, जरा नया वाला बैच बताओ, क्या साउंड क्लियर नहीं आ रहा है क्या, जल्दी बताओ जरा, क्या साउंड क्लियर नहीं है क्या, क्या दिक्कत आ रही है साउंड के बारे में रुद्र बेटा, जल्दी बताओ। हमारा रुद्र एक बच्चा बेचारा साउंड के बारे में कुछ बात कर रहा है, जल्दी बता बेटा रुद्र, क्या दिक्कत आ रही है साउंड में। चलो फटाफट फिगर बनाओ, फिगर बनाओ जल्दी से, तीनों फिगर बनाइए जल्दी से, फास्ट। आ रहा है, सब सही है, ओके। जल्दी से फिगर बनाओ, ऐसा लिखो, कंसीडर ए बॉडी, शुरू की लाइन लिखा रहा हूं, लिखो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m। तो एक बॉडी को कंसीडर करो मास m, लाइंग एट पोजीशन ए, lying at position A at height h above the ground. तो consider a body of mass m, तो consider a body of mass m lying at point A, lying at point A at height h above the ground, lying at point A at height h above the ground. तो consider a body of mass m lying at height h above the ground, full stop. Now the body falls from point A, ऐसा लिखो, now the body falls from point A, पहला लिखो जो मैं लिखा रहा हूं, now the body falls from point A and then comes to point B. Now the body falls from point A and then comes to point B and finally to point C. Now the body comes from point A, now the body falls from point A, then comes to point B and finally to point C.
विच इज शोन इन दी फिगर, विच इज शोन इन दी फिगर। बात समझ गए? जो कि फिगर में दिखाया है, जो कि अपन ने फिगर में दिखाया है। नाउ अब आप अलग अलग फिगर बनाओ, टोटल एनर्जी एट ए निकालो, टोटल एनर्जी एट बी निकालो। इसमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, जिनको नहीं आया तो वेलोसिटी यहाँ से निकालोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। वी कितना है फाइनल, यहाँ पर यू स्क्वायर, यू जीरो थी, 2g कितना चले, h माइनस उसके हिसाब से। जिसको ये नहीं समझ में आया, जब ये जमीन पर आ गई, एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे, तो जमीन पर आ गई तो पोटेंशियल नहीं तो होगी नहीं, कोई जमीन पर है। अब इसकी वेलोसिटी चाहिए तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओ। वी स्क्वायर निकालना है, यू कितना होगा 0 और 2gh, क्यों 2gh ऊपर से चली यहाँ तक आ गई तो वी स्क्वायर आ गया 2gh। इस तरह से सारी वैल्यूज को रख देंगे तो टोटल एनर्जी सी पर कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। फटाफट ड्राइव कर लीजिए अब अपने शब्दों में, फास्ट।
तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई, लिख लिया, डन डन डन। एक प्रियांशी जैन पता नहीं क्या पूछ रही है सर, वो कह रही है 1 से 5 जाना था, फिर 0 वाला एरिया क्यों ले लिया। मैं अभी देखता हूँ बेटा तू क्या कह रही है, सुन रहा हूँ। जो बच्चे अभी टेस्ट नहीं दिए थे, अभी टेस्टों की लिस्ट आ गई है, देखो टेस्ट की जो लिस्ट आई है पहले मैं आपसे जरा डिस्कस कर लेता हूँ। तो जरा एक बार टेस्ट की लिस्ट को अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो टेस्ट में नंबर आए हैं आप लोगों के, जो टेस्ट में नंबर आए हैं, हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं वो आए हैं 28, 3 बच्चों के, चारू शर्मा, सार्थक राजपूत और वैष्णवी पांडे, इन 3 बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। नहीं, वरुण हिरानी के भी आए हैं, 4 लोगों के रैंक आई है, सॉरी। तो 4 बच्चे फर्स्ट पर हैं, चारू शर्मा, सार्थक राजपूत, वैष्णवी पांडे और वरुण हिरानी। सेकंड रैंक पर जो 2 क्वेश्चन गलत थे, बहुत सारे बच्चे हैं, अभिषेक मिश्रा, अनन्या शर्मा, आरू खंडेलवाल, मोहिनी यादव, मोहित बंसल, प्रतिभा अग्रवाल, रिया भार्गव, स्तुति त्रिपाठी, स्तुति चौबे, ये सब बच्चे सेकंड रैंक पर हैं। थर्ड रैंक पर फिर बहुत सारे बच्चे, अनुषा उपाध्याय, आशुतोष दुबे, ध्रुव थाते, दिव्यांश सोनकर, गुनगुन जैन, ईशिका सविता, पलाश मोर्चेवाला, प्रांजलि गोयल, सलोनी भदौरिया, शान सक्सेना, विधि कपूर, ये थर्ड रैंक वाले बच्चे हैं जिनके 3 क्वेश्चन गलत थे। फोर्थ रैंक पर बहुत सारे बच्चे हैं, आकांक्षा तोमर, दिव्यांश शर्मा, मानस राय, नंदिनी यादव, सिमरन अग्रवाल, स्नेहा शर्मा, सुहानी सिंह राजपूत, इस तरह से है। अगले टेस्ट में बाकी बहुत अच्छा करेंगे बच्चे। जो बच्चे आज के टेस्ट में एब्सेंट हैं, ये बच्चे अभी मुझे फटाफट मेरे बैच के बाद फ़ोन लगाएंगे। नाम सुन लो, आदित्य राज सिंह आप एब्सेंट थे, कीर्ति दोहरे आप एब्सेंट हैं, पलक जैन आप एब्सेंट हैं, प्रियेंद्र राणा आप एब्सेंट हैं, समीर पाल आप एब्सेंट हैं, सान्या चौहान आप एब्सेंट हैं, सिद्धार्थ गोयल आप एब्सेंट हैं और स्विश बंसल आप भी एब्सेंट हैं। ये बच्चे एब्सेंट थे टेस्ट में, ये मुझे फ़ोन लगाने वाले हैं और मुझे बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है, आप एब्सेंट क्यों थे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये सारी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब अपन अपनी जरा दूसरी बातों पर आते हैं, दूसरी चीज़ों पर आते हैं साहब, और दूसरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, रॉन्ग कर दो, सेव द पोस्ट, डोंट सेव, आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं इस पर, अपन वापस इस पर आ जाते हैं। तो अपन जो बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, अपन जो कह रहे थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो मैंने आपको बताया, एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में चली जाती है। अब देखो जरा क्या हो रहा है, बोर्ड पर देखना जरा क्या होता है, कैसे कैसे जाती है एनर्जी, जरा समझने की कोशिश करो। जब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल को समझने की कोशिश करना। ये मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, बोर्ड पर ध्यान देना, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एक स्प्रिंग बंधी हुई है, ये एक स्प्रिंग बंधी हुई है, बोर्ड पर देखो, यहाँ पर एक स्प्रिंग बंधी हुई है। यहाँ से एक बॉल है 10 किलो की, 10 किलो की एक बॉल है, और ये बॉल 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मेरी बात समझो। 10 किलो की बॉल है, 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये बॉल इसमें घुस गई, ये बॉल इसमें घुस गई, तो ये स्प्रिंग दब जाती है, ये स्प्रिंग दब जाती है। मुझे बता सकते हो क्यों दब गई स्प्रिंग, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी तो न्यूमेरिकल, अभी हमने आपको स्प्रिंग की एनर्जी नहीं बताई, अगले टर्म पर आएंगे तब समझेंगे। तो मेरा सवाल है, जब ये बॉल 10 किलो की 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है और इससे टकराई, तो ये दब जाती है, ये दब जाती है, क्यों दब गई, क्यों दब गई, ऐसा क्या हो गया कि ये दब गई, ऐसा क्या हो गया ये दब गई। ये इसलिए दब गई बेटा, ये बॉल जब चल रही थी तो इसमें कौन सी एनर्जी थी, जब ये बॉल चल रही थी तो इसमें कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, मेरी बात समझो। अब ये जब स्प्रिंग से भिड़ गई तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसीलिए ये जो बॉल है ये दब गई, कंप्रेस, ओ सॉरी, बॉल नहीं, स्प्रिंग दब गई। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा कन्वर्ट होती है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं माइक एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर क्या करता है, मैं आपसे कहूं एम्पलीफायर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। एम्पलीफायर को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमें साउंड देता है। बल्ब क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बात समझ रहे हो? जो पानी भरने की मोटर होती है वो क्या करती है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पंखा क्या करता है, हवा देता है, हवा देता है तो ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो सेल आता है, सेल जो बाजार में सेल आता है, जैसे घड़ी चलती है, जैसे टॉर्च चलती है, वो क्या करता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, तो इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये सारी बातें आपको जानकारी में होना चाहिए। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में कौन सी एनर्जी होती है। लास्ट टर्न यानी कल मैंने अभी मैंने आपको एक शीट भेजी है ग्रुप में, मैं आपको दिखाता हूँ वो शीट कौन सी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वो शीट क्या थी। ये शीट मैंने अभी आपको भेजी थी, देखिए पुराने चैप्टर की शीट है, इसको समझें, यहीं कहीं होनी चाहिए शीट में, देखता हूँ अभी। ये है, ये डायमेंशंस की एक शीट मैंने आपको भेजी है, ये वाली। इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चंस हैं डायमेंशंस के, सब फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चंस हैं। डायमेंशन शाम के बैच में चल रहा है, और डायमेंशन जब शाम के बैच में चल रहा है तो डायमेंशंस खत्म हो चुका है। तो कल शाम को 6:30 बजे, मेरी बात समझ लें, कल शाम को 6:30 बजे, मेरी बात समझ लें, 6 बजे नहीं, 6:30 बजे, 6:30 PM पर, कल सैटरडे को कल शाम को 6:30 बजे ये शीट डिस्कस करूंगा मैं लाइव। आई विल डिस्कस दिस शीट डिस्कशन करने वाला हूं। तो सभी बच्चों को ध्यान से सुन लें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डायमेंशंस, मैं तो कहता हूं बल्कि सभी को आ जाना चाहिए। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, तो जो नहीं पढ़ रहे हैं वो डायमेंशंस की शीट कर लो, सबको भेजिए। तो कल शाम को 6:30 बजे मैं शीट डिस्कस करूंगा लाइव आके, मैं खुद आके लाइव लाइव क्लास चलता है उसके शीट डिस्कशन करेंगे कल शाम को 6:30 बजे। उससे पहले सभी बच्चों को ये शीट सॉल्व करके ग्रुप के अंदर भेजनी है। तो नए बच्चे जितने भी हैं और पुराने बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, बल्कि सभी को ये शीट डिस्कस करनी है और आपको ग्रुप में भेजनी है कल शाम को 6:30 बजे से पहले। संडे को ध्यान से सुनना, दूसरी बात, जो संडे आने वाला है, जो रविवार अपना होता है, संडे को रेगुलर क्लास है। रेगुलर मतलब ये मैं वर्क पावर एनर्जी ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि टेस्ट ले लिया, मंडे को फिर टेस्ट लेंगे। तो संडे को 3:30 बजे से 3:30 से 5:30 तक, 5:30 PM तक रेगुलर बैच होगा। रेगुलर का मतलब हो गया इसके अंदर आपको यही चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वर्क पावर एनर्जी जो चल रहा है। आज लेक्चर 4 था, अगले टर्न पर लेक्चर 5 रहने वाला है। इस तरह से ये तैयारी करनी है। तो दोनों दिन का ध्यान रखें, कल शाम को 6:30 बजे आ जाएं। क्या पढ़ाएंगे 6:30 बजे? 6:30 बजे पढ़ाया जाएगा जो शीट भेजी है वो डिस्कशन, सबको मैंने ग्रुप में भेजी है, कल शीट देख सकते हैं, या मैं अभी दोबारा भेज दूंगा। और संडे को 3:30 बजे क्लास होने वाला है। बात समझ में आ गई? उसमें क्या पढ़ाने वाले हैं, यही वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे। अब संडे को भी क्लास ले लिया करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है बच्चों? जिन बच्चों को डिफिकल्टी, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, वो सब मुझसे अभी फोन लगा के बात करेंगे, क्यों नहीं टेस्ट दिया, एक्सप्लेनेशन देंगे, तभी मैं उनको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, थैंक यू। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।